हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम अपना जो वीडियोस देख रहे थे वो इनकम टैक्स की लगातार आ रही थी, तो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे थे। लेकिन आज हम अपना दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि ये भी हमारा कंपलसरी पेपर में ही आता है बीकॉम थर्ड ईयर के। ये है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारा जो है ये बीकॉम थर्ड ईयर के कंपलसरी पेपर में आते हैं। हमने आपको जैसे अपने पहले वीडियो में बताया ही था थर्ड ईयर का सिलेबस क्या क्या है, कि उसमें कंपलसरी पेपर्स कौन से हैं, और ये हमारा एक ऑप्शनल पेपर भी होता है, एक ग्रुप हमको ऑप्ट करना रहता है। तो आज हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने से पहले हम पहले इसको देख लेते हैं, इसमें सिलेबस अपने क्या कहाँ है, कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ना क्या क्या है। पूरी बुक पढ़ने से कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ वही पढ़ना है जो कि हमारे काम का हो, हमारे एग्जाम में आए, हमारे नॉलेज के लिए अच्छा हो। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के हमको इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है एंटरप्रेन्योरशिप मीनिंग। इसकी मीनिंग हम देखेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद फिर प्रॉब्लम फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो यूपीएस देख रहे हैं आप, एंटरप्रेन्योरशिप का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद फिर प्रॉब्लम फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स, उसके बाद फिर मिथ रिलेटेड टू एन एंटरप्रेन्योर। ये मिथ क्या है, मिथ जैसे अभी हम जब पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में जानेंगे। जैसे कुछ होते हैं कि ये मिथ है कि एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं, ये बचपन से ऐसे होते हैं, इनमें कोई ऐसी क्वालिटीज रहती हैं, हम एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो ये कुछ मिथ होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो अभी सिलेबस देख रहे हैं। उसके बाद दूसरे पे हमारा आता है डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। डायमेंशंस में क्या क्या आता है, इसमें हमारा इंट्राप्रेन्योरशिप आता है, कोप्रेन्योरशिप आता है, नेटप्रेन्योरशिप, इकोप्रेन्योरशिप, टेक्नोप्रेन्योरशिप, कल्चरल प्रेन्योरशिप, सोशल प्रेन्योरशिप। उसके बाद फिर डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड इंट्राप्रेन्योरशिप, ये हमारे डायमेंशन में आ गए। उसके बाद फिर हमारा तीसरा आता है थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फिर चौथे पे आता है ईडीपी, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हमारा आता है व्हाट इज ईडीपी, सबसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग एंड इट्स फेजेस, इसके ट्रेनिंग कैसे होते हैं, क्या क्या फेजेस होते हैं इसके ट्रेनिंग के। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज क्या होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। उसके बाद फिर हम आगे आ जाते हैं। तो 5वें नंबर पे हमारा बिजनेस आइडियाज एंड सिलेक्शन ऑफ बिजनेस आइडिया, कि बिजनेस आइडियाज कैसे आएंगे और उसका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे। फिर उसमें जैसे बिजनेस प्लान्स आ गए, बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आ गई। फिर 6वें नंबर पे बिजनेस प्रोग्राम प्रोसेस डिजाइन, मैंने प्रोग्राम बोल दिया, बिजनेस प्रोसेस डिजाइन बीपीडी। तो बीपीडी कैसे होता है, क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ प्लांट देखेंगे। उसके बाद फीचर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ प्लांट, व्हाट इज प्लांट लेआउट एंड डिफरेंट टाइप्स। उसके बाद बिजनेस प्रोडक्शन फंक्शन। फिर 7वें नंबर पे क्रिएटिविटी आ जाएगा, इट्स टाइप्स एंड प्रोसेसेस। फिर इनोवेशन, इट्स टाइप्स एंड प्रोसेसेस। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, स्कीम्स एंड प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स। फिर उसके बाद इंडियन लेबर लॉज, ग्रीवांसेस एंड इट्स रिड्रेसल्स, इसमें वेजेस एक्ट और प्रोविडेंट फंड एक्ट। तो ये हमारा सिलेबस है किसका, एंटरप्रेन्योरशिप का। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता रहेगा हमें पढ़ना क्या है, तो हम ऐसे पढ़ते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा हम पढ़ क्या रहे हैं। तो तब सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सिलेबस हो गया। तो हम सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। ये सबसे पहले रिचर्ड कैंटलिन के द्वारा फ्रेम किया गया था 1755 में। ठीक, फ्रेंच वर्ड है। इसको रिचर्ड कैंटलिन, फादर कह सकते हैं आप इनको, एंटरप्रेन्योरशिप के फादर कौन है, रिचर्ड कैंटलिन। इन्होंने कब फ्रेम किया था, 1755 में। इंट्रोडक्शन देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। सबसे पहले ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ था। बाय ए एमिनेंट इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटलिन इन 1755। ये जो रिचर्ड कैंटलिन थे, एक इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने इसको कब फ्रेम किया था, 1755 में। एंटरप्रेन्योरशिप के फादर कौन थे, रिचर्ड कैंटलिन। कब ये फ्रेम्ड हुआ था, 1755 में। ठीक, और रिचर्ड कैंटलिन क्या थे, एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन द अर्लियर टाइम्स द एंटरप्रेन्योर्स वाज कंसीडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एजेंट। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, पहले के समय में एंटरप्रेन्योर को एक इकोनॉमिक एजेंट माना जाता था। हु प्रोड्यूस थिंग्स एट अ सर्टेन प्राइसेस बट सेल्स इट एट अनसर्टेन प्राइसेस। पहले के समय में क्या होता था कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते थे उनको एक इकोनॉमिक एजेंट माना जाता था। वो क्या करते थे कि जो कि थिंग्स प्रोड्यूस करते थे एक सर्टेन प्राइस पे, किसी चीज का प्रोडक्शन करते थे एक सर्टेन प्राइस पे, लेकिन उसका जो सेल करते थे उसकी प्राइस अनसर्टेन थी, अनसर्टेन प्राइस पे बेच देते थे। तो उनको एंटरप्रेन्योर्स माना जाता था। ये पहले की समय की बात है।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, विद चेंजिंग टाइम्स, कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस हैज इवॉल्व इन इट्स प्रेजेंट सेंस। कि क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन आया और नई मॉडर्न टेक्निक्स आ गई, तो एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी मीनिंग ही चेंज हो गई। तब नया एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग क्या है हम देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ये 2 वर्ड से बना होता है, पहला एंटरप्रेन्योर, दूसरा एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जैसे कोई पर्सन हो गया वो एंटरप्रेन्योर्स में आ जाता है। एंटरप्राइज में क्या आता है, जैसे कंपनी या बिजनेस हो गई, ये एंटरप्राइज में आ जाएगी। तो अब हम मॉडर्न टर्म्स में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगी। Entrepreneurship is a modern form of business where innovation, creativity and new technology is adopted for getting a successful high growth business, but it involves high risk। अब क्या है कि मॉडर्न टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि जहाँ पे इनोवेशन हो, क्रिएटिविटी हो और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके बिजनेस किया जाए। क्या हो, इनोवेशन हो, क्रिएटिविटी हो, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके सक्सेसफुल हाई ग्रोथ बिजनेस किया जाए, उसको क्या कह देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। लेकिन ये क्या होता है, हाई रिस्क इन्वॉल्व होती है इसमें बहुत हाई रिस्क होती है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक मॉडर्न टाइप ऑफ बिजनेस है। पहले इनको इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योर्स को इकोनॉमिक एजेंट कहा जाता था, लेकिन अब ये क्या हो गया, एक मॉडर्न टाइप ऑफ बिजनेस हो गया। अब हम इसके बाद इसके फीचर्स पे आते हैं, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहला फीचर क्या है इसका, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर क्या है, मॉडल टाइप ऑफ बिजनेस है। इसकी डेफिनेशन में हमने जैसे यहाँ पे देखा कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन क्रिएटिविटी एंड न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड फॉर गेटिंग सक्सेसफुल हाई ग्रोथ। तो जब ये इसकी डेफिनेशन में, तो मेन पॉइंट इसका जो होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन होगा। क्योंकि बिना इसके आप कोई भी एंटरप्रेन्योर सफल नहीं हो सकता। क्योंकि आज बहुत मॉडर्न टाइम चल रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, टाइम टू टाइम मार्केट चेंजेस हो रहे हैं। तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत जरूरी है। ये नोवेल मेथड, मतलब नए नए तरीके से अपना बिजनेस करने का, क्रिएटिव होना चाहिए बिजनेस, इनोवेटिव होना चाहिए एंटरप्रेन्योर, जिससे नए तरीके से अपना बिजनेस कर सके, तभी बिजनेस में हाई ग्रोथ आते हैं। उसके बाद दूसरा है यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना है कि अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करें, जैसे कि इंटरनेट हो गया, एआई इस समय बहुत ज्यादा प्रचलन में है, आप लोग सुनते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इस सब का यूज करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। तीसरी चीज वाइडर रीच होनी चाहिए। वाइडर रीच जैसे कि पूरे मार्केट में इनको फैला रहना चाहिए। जैसे कि अब क्या है, जोमेटो, स्विगी हो गया, इसकी देखिए इस समय बहुत वाइडर रीच हो गई, मतलब ऑल ओवर द इंडिया। उसके बाद मल्टीफोल्ड ग्रोथ होना चाहिए, कई लेवल्स में ग्रोथ होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक बार ग्रोथ कर लिए फिर डाउन आ गए, फिर ग्रोथ कर लिए फिर डाउन, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होना चाहिए। एक बार बहुत तेजी से ग्रोथ भी नहीं अच्छी होती, बहुत तेजी से डाउनफॉल हो जाता है। तो मल्टीफोल्ड ग्रोथ होना चाहिए। उसके बाद पांचवा क्या है, हाई रिस्क। ज्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप में लगभग एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है। 80% ऑफ बिजनेस फेल्ड इन फर्स्ट 3 ईयर। ये डेटा जो है हमको गूगल से मिला है कि जो हाई रिस्क होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, सबसे ज्यादा हाई रिस्क होता है। यहाँ पे क्या होता है, 80% बिजनेस फेल हो जाते हैं अपने पहले ही 3 साल में। मतलब अभी शुरू हुए उनको 3 साल हुआ नहीं कि वो फेल्ड हो जाते हैं। क्योंकि इसमें हाई रिस्क बहुत होता है। उसके बाद फिर दिस कंपनी हैव अ स्ट्रेटजी ऑफ बर्न एंड कैप्चर। अब ये बर्न एंड कैप्चर क्या होता है, इन द बिगनिंग एंड आफ्टरवर्ड दे एंजॉय ह्यूज प्रॉफिट। देखो, दिस कंपनी हैज अ स्ट्रेटजी ऑफ बर्न एंड कैप्चर। बर्न एंड कैप्चर मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले ये आपको सुविधाएं देंगी सस्ते दामों में, फिर उसके बाद अपनी प्राइस राइज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जियो को देख लेते हैं, जब जियो 4G लेके आया था तो सबसे पहले इसने क्या किया, फ्री में अपने सिम बांटे। तो जब फ्री में सिम बांटे तो उसकी मार्केट बना, पहले वो अपनी मार्केट बनाया इंडिया में। जब उसकी पूरी एक तरीके से बहुत अच्छी मार्केट पे, टेलीकम्युनिकेशन मार्केट पे पूरी पकड़ हो गई, तो उसने अपने रिचार्जेस लगा दिए। पहले फ्री में था, फिर रिचार्जेस लगा दिए। तो वही पहले वो अपनी कैपिटल खर्च करते हैं, मतलब अपने अमाउंट को पूरे, मतलब मार्केट बनाएंगे अपने अमाउंट खर्च करके। उसके बाद फिर कैप्चर, पब्लिक को कैप्चर कर लेंगे। अब जब आप उनके कस्टमर बन गए हैं, सर्विसेज अच्छी मिल रही हैं, तो आप जब वो रिचार्ज लगा देंगे तो आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। जियो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बर्न एंड कैप्चर का। उसके बाद 7वें पे हमारा आता है मैनेजमेंट ऑफ अनसर्टेन इन्वायरमेंट। ये जैसे चेंजिंग इन्वायरमेंट को मैनेज करना, ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है एंटरप्रेन्योरशिप का। इसको हमेशा मैनेज करके चलना।
उसके बाद दूसरे पे हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, पीओवी ऑफ गवर्नमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स। मतलब गवर्नमेंट और एंटरप्रेन्योर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्या होगा एंटरप्राइज का, एंटरप्रेन्योरशिप का। सबसे पहले है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, ये एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ होना चाहिए, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे। दूसरा है लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होना चाहिए कि लार्ज स्केल, मतलब जो प्रोडक्शन हो लार्ज स्केल में और डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत लार्ज स्केल में हो, जिसके पूरे मार्केट पे इफेक्ट पड़े। उसके बाद तीसरा है ग्रोथ इन जीडीपी। जीडीपी में ग्रोथ होना चाहिए, जैसे कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इंक्रीज नेशनल इनकम इंक्रीज होना चाहिए, तभी तो हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा। उसके बाद चौथे पे सप्लाई ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इनका मोटिव क्या होना चाहिए, इनका ऑब्जेक्टिव कि स्टैंडर्ड क्वालिटीज के प्रोडक्ट सप्लाई करें मार्केट में, जिससे कि क्या हो कि मार्केट में रीच अच्छी बनी रहे। और जब आप अच्छी क्वालिटी की, स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट आप मार्केट में सप्लाई करेंगे रीजनेबल प्राइस, तो आप कभी भी मार्केट से बाहर नहीं जाएंगे, मार्केट डिमांड से। उसके बाद क्या है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जमशेदपुर। क्यों? क्योंकि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे जो बैकवर्ड सेक्टर्स हैं, बैकवर्ड रीजन्स है इंडिया के, वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करना। वहाँ पे इंडस्ट्रीज क्यों सेटअप करेंगे, क्योंकि वहाँ के लेबर सोर्सेस सस्ते होंगे, वहाँ की रेंट सस्ते होंगे। तो वहाँ जब आप इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे तो पहली बात तो वहाँ का भी डेवलपमेंट होगा, आपको अपने रॉ मटेरियल जैसे लेबर सस्ते मिल जाएंगे और बाकी चीज़ें, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में, कि जैसे हम जमशेदपुर का एग्जांपल है, टाटा ने वहाँ जमशेदपुर में पहले कुछ नहीं था, लेकिन जब टाटा ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, अपनी फैक्ट्रीज डाली, तब जमशेदपुर देखिए कितना ग्रोथ कर गया। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ये भी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिर ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होना चाहिए अच्छा खासा, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होना चाहिए कि नए नए प्रोडक्ट आने चाहिए, जिससे कि मार्केट में डिमांड अच्छी हो। जब आपके नए प्रोडक्ट्स, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और वही प्रोडक्ट अगर मार्केट में पहले से भी बन रहे हैं, तो आपकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन आप जब नए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो आपकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी कि ये नया प्रोडक्ट आया, इसको एक बार ट्राई करते हैं। उसके बाद क्या है कि ग्रोथ इन मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज में ग्रोथ हो। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये एंटरप्रेन्योर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ग्रोथ इन मल्टीपल कंट्रीज, एमएनसीज में ग्रोथ हो अपने कंपनी की। ठीक, अब फिर एक नोट देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड। जब ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के, ये 8 ऑब्जेक्टिव हैं, जब ये फुलफिल हो जाते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड देन इट बिकम इम्पोर्टेंट। जब यही हमारे, अब जैसे आप ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ें, इंपॉर्टेंस अलग से पढ़ें, तो ये सही नहीं। अब जैसे क्या है कि यही जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जब यही हमारे फुलफिल हो जाएंगे तो यही हमारी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। ठीक, तो व्हेन ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड इट बिकम्स इम्पोर्टेंस। उसके बाद क्या है कि प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। अब एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंडिया में। सबसे पहले तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड फंड। कैपिटल्स का, फंड का बहुत शॉर्टेज है इंडिया में। कोई भी आदमी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास क्या नहीं होती, कैपिटल नहीं होती, तो वो बन नहीं पाता। दूसरा क्या है, मिथ दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न मतलब पैदा होते हैं। ये क्या, किस तरफ से ये बात सच्ची है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न। आखिर बॉर्न तो सब एक जैसे ही होते हैं, वो तो आपके ऊपर आप कितना कर ले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है एंटरप्रेन्योर्स को लेके कि दैट दे आर बॉर्न। उसके बाद फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर लगता है कि हम ऐसा करें, पता नहीं बिजनेस हमारा चले कि ना चले, हम फेल हो जाएं, इसलिए लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते। लैक ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग, आपके पास स्किल ही नहीं है, आप सोच रहे हैं हम ये बिजनेस करेंगे, आपको उसके बारे में कुछ आता ही नहीं, तो आप चल ही नहीं पाएंगे मार्केट में, एक भी दिन नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है। हाई अनसर्टेन इन्वायरमेंट, अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा था इसको, यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट फीचर्स में, मैनेजमेंट ऑफ अनसर्टेन इन्वायरमेंट, बहुत मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। अब वही प्रॉब्लम्स में आ गया, हाई अनसर्टेन इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट कोई सर्टेन नहीं है, इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारे पास, हम बिजनेस अपना शुरू कैसे करेंगे जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट में। उसके बाद क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए।
सबसे पहली बात तो वो इनोवेटिव होने चाहिए, नए नए आइडियाज़ आने चाहिए उनको अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव बनाने के लिए। जब तक वो इनोवेटिव नहीं होंगे प्रोडक्ट नया मार्केट में ला ही नहीं पाएंगे। क्रिएटिव होनी चाहिए, कई तरह की क्रिएटिविटी आनी चाहिए उनको मार्केट में, कैसे अपने डिमांड को बढ़ाना है, अपनी सप्लाई को बढ़ाना है, हमको अपने प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी डिमांड बढ़ जाए। और तीसरी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बिना नॉलेज के तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप जीरो बराबर हैं। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी तो आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद डायनेमिक होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स को क्या होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से अडॉप्ट कर ले। अभी मान लीजिए मार्केट को डिमांड को देखते हुए अडॉप्ट करें, मार्केट में क्या क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या कंजम्पशन है, तो आप हर सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट कर लीजिए। आप फ्लेक्सिबल हो कि जैसे अभी आप मान लीजिए कि क्लॉथ मैन्युफैक्चरर की कंपनी आप विंटर्स के क्लॉथ बना रहे हैं, लेकिन अब समर आ गई, समर के कपड़े नहीं है आपके पास समर क्लॉथ बनाने के लिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। रिस्क टेकर होना चाहिए, विदाउट रिस्क आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था क्या कि एंटरप्रेन्योरशिप कंटेन्स हाई रिस्क, ये हमने शुरू में ही पढ़ा था। उसके बाद क्या, फॉरसाइटनेस मतलब क्या, एजम्पशन एंड प्रिजम्पशन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड, मतलब आप फ्यूचर ट्रेंड को कुछ डिटरमाइन कर पाए कि आने वाले फ्यूचर, जैसे जब हमारे पापा क्या थे कि उनके समय पे कम टेक्नोलॉजी थी, अब हमारे समय पे कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, अब हमारे आने वाले फ्यूचर में कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी, तब की डिमांड कुछ थी, अब की डिमांड कुछ है, फ्यूचर की डिमांड कुछ होगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर डिमांड्स को प्रिडिक्शन करना कि आने वाले समय में और क्या चल सकता है। फॉरसाइटनेस उसको हो गया, एजम्पशन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड, फ्यूचर में कौन सा ट्रेंड आने वाला है। उसके बाद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोऑपरेशन होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन। बिना कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के कोई भी एंटरप्रेन्योर सक्सेस नहीं हो सकता। एबिलिटी टू वर्क 24/7, सब एंटरप्रेन्योर्स का काम क्या हो, एबिलिटी क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी एबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो 24/7 वर्क कर पाए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं जिनको 24/7 वर्क करना पड़ता है, तभी वो सक्सेस होंगे, नहीं तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो 10वां पे क्या है कि प्रोवाइड्स मोटिवेशन, ये मोटिवेशन प्रोवाइड्स करते हैं। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं तो आप 24/7 वर्क नहीं कर पाएंगे। आप 1 साल हुआ आपको बिजनेस अपना खड़ा किए, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप मोटिवेट ही नहीं रहेंगे, तो आप बिजनेस बंद करने का सोचेंगे कि हम कुछ अलग स्टार्ट करें, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप में। अब उसके बाद हम अपना अगला देखते हैं, मिथ रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब मिथ रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आता है, जैसे ये कुछ है जो बहुत बड़े मिथ हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न, ये कहीं की सच बात नहीं कि एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न होते हैं। आप बॉर्न तो सब एक जैसे ही होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक। तो ऐसा तो नहीं कि वो नहीं मैं पहले से लेके आते हैं अपने दिमाग में मैं तो यही करूँगा चल के वहाँ पे, ठीक, ऐसा तो कुछ है नहीं। प्रोग्रामिंग तो है नहीं हम लोग कि हमारे अंदर प्रोग्राम करके भेजे हैं भगवान ने कि ये करोगे चल के वहाँ पे ये करना, ठीक। उसके बाद दूसरा मिथ है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून। अरे सिल्वर स्पून का मतलब क्या है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या है कि आप इस घर में पैदा हुए, आपके फादर मदर ये करते हैं, आपके पास बैकिंग अच्छी है तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। कुछ नहीं, आप इसके कई एग्जांपल्स देखे हैं कि एंटरप्रेन्योर हमेशा आप अपने बल पे बनेंगे, ना कि फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। अगर आपके पिता या माता या घर परिवार का कोई भी सदस्य एंटरप्रेन्योर है तो ये जरूरी नहीं कि आप भी एंटरप्रेन्योर ही बन जाएंगे। आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए, तभी आप बन पाएंगे। तीसरे क्या है, एंटरप्रेन्योर्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देन अदर्स। ये भी एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी एक मिथ है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, कि सबसे बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। अरे क्या एंटरप्रेन्योर जब पैदा होते हैं 4 हाथ पैर लेके पैदा होते तो 2 ही हैं। वो आपके अंदर क्वालिटीज आप कैसे डेवलप कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, इससे होता है, ना कि आप जन्म से ही लेके आते हैं कोई चीज़ें। अब जैसे एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि एंटरप्रेन्योर्स अनयूज प्रॉफिट। ऐसी कोई बहुत ये कहीं लिखा नहीं गया है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा ह्यूज प्रॉफिट ही अर्न करते हैं, वो उनको ह्यूज लॉसेस भी वो फेस करते हैं। आप 1 साल बिजनेस चला थोड़ा ठीक ठाक एवरेज था, नॉर्मल प्रॉफिट था, अगली साल आपको लॉस हो गया,
फिर अगली साल थोड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हो गया। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये चलता रहता है, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। कब तक? जब तक आपका बिजनेस एक स्टैंडर्ड लेवल तक ग्रोथ नहीं कर जाता तब तक। उसके बाद 5वां मिथ क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स हैव स्पेशल सिक्स सेंस। जैसे होता है कि ना कि उसकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो बहुत तेज सोच लेता है, उसको पता है कल क्या होगा। तो ये इनके पास कहीं अलग से नहीं आता, ये लोग खुद मार्केट को स्टडी करके अपने अंदर ये डेवलप करते हैं कि हम मार्केट की डिमांड्स को समझे, मार्केट की सप्लाई को समझे, कंजम्पशन को समझे, कस्टमर जो आ रहे हैं उनकी डिमांड को समझे। ये इनका सिक्स सेंस होता है, ना कि ये इसको लेके आते हैं कहीं से। तो ये हमारे हो गए एंटरप्रेन्योरशिप के पहला जो हम सिलेबस में अपना पहला देखे थे। तो इसका मतलब आज हम क्या क्या पढ़े? आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा, और एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग पढ़ी, ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा, प्रॉब्लम फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स, मिथ रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर्स। हमने आज अपना ये एक टॉपिक कवर किया है। तो अब हम अपने अगले टॉपिक में कवर करेंगे डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, तो अगले टॉपिक में हम अपना ये कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों, इन्फॉर्मेटिव लगती हों, आपके कुछ काम की होती हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनकी भी मदद हो पाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।